हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूपीएससी लाइव। दिस एंड माय सेल्फ मनु कुमार राय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया सीरीज। आपको प्रीवियस वीडियो में जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें तो पता चल ही गया होगा कि ये कोर्स किसके बारे में है और कैसे स्टार्ट होने वाला है। तो ये है आपका मॉक टेस्ट 1 फॉर हिस्ट्री फॉर यूपीएससी 2020। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन द सेशन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, don't forget to share it to your friends, okay, and write your score in the comment section below. So पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, which of the above is the reason for the origin of Buddhism and Jainism? ऊपर चार दिए गए रीजन्स में कौन सा रीजन सही है एक नए रिलीजन बुद्धिज्म और जैनिज्म के उत्पत्ति के लिए? पहला ऑप्शन है क्षत्रिय रिएक्शन अगेंस्ट ब्राह्मिकल डोमिनेशन। सेकंड ऑप्शन इज स्प्रेड ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। थर्ड इज राइज ऑफ न्यू सिटीज इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। फोर्थ इज प्रैक्टिसिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस। तो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला, जो क्षत्रिय थे उनका ब्राह्मण्स के खिलाफ जो रिएक्शन था वो एक नई एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के उत्पत्ति फैलाव के कारण, या फिर आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कुछ नई सिटीज बन गई वो एक कारण था, या फिर इन दोनों रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट था नॉन वायलेंस का, इसलिए ये दोनों रिलीजन्स प्रॉस्पेरस किए या फिर स्प्रेड किए। तो आपको बताना है ओनली ऑप्शन 1 और सेकेंड एंड थर्ड। सी ऑप्शन इज 1, 3 एंड 4। डी ऑप्शन इज 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो आपको बताना है। ठीक है, आपको अगर टाइम लगता है वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद आप ऑप्शंस लिखिए अपने कॉपी में, उसके बाद चेक करिए। मैं इसके बाद आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये रहा कि आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन क्या है आपका? डी ऑप्शन कहता है कि इनमें से चारों सही है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो देखते हैं क्यों सही है। आपको पता है कि पहले की जो सोसाइटी थी वो 4 क्लासेस में डिवाइडेड थी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्रास। तो हर एक क्लास की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी। ब्राह्मण क्लास जो है वो सबसे एजुकेटेड माना जाता था उस समय पे, और जो क्षत्रिय थे उनको ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते थे, या फिर उन्हें वॉर पे जाना है, नया कोई काम करना है, हर जगह ब्राह्मण्स का अपना रूल होता था और उसके आधार पे ही पूरी सोसाइटी गवर्न होती थी क्षत्रिय के द्वारा। अब एक समय ऐसा आया कि जो क्षत्रिय थे वो ब्राह्मण्स के अगेंस्ट होने लगे, उनके फैलाव, उनके डोमिनेशन के अगेंस्ट होने लगे। इस कारण से भी एक नए रिलीजन की डिमांड उठी जिसमें क्लासेस का डिवीजन ना हो। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है आपका। दूसरी जो बात है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की, तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन में जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया आपका, अगर इंडिया का एक रफ मैप देखें ऐसे कुछ ये वाला गलत हो सकता है, ये वाला मैप आपके लिए सही साबित हो सकता है समझने के लिए। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, मैथमेटिकल ग्राफ है तो इसको भावनाओं में नहीं बहना है। ठीक है जी, चलिए ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन हो गया जिसमें आपको यूपी, बिहार ये हो गया। तो आपको पता है कि यूपी, बिहार इन रीजन्स में रिवर्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि आपका गंगा रिवर हो गया, यमुना हो गया, सतलज हो, सतलज तो आपका नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में है, आपका घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारे रिवर्स हो गए। रिवर्स के कारण जो आपकी लैंड होती है वो एग्रेबल बन जाती है, जैसे कि वहां पे आप खेती कर सकते हैं, वहां पे पॉपुलेशन डिमांड बढ़ जाता है, वहां पॉपुलेशन शिफ्ट होने लगती है। तो इस कारण से पॉपुलेशन डेंसिटी इस रीजन में बढ़ गया, और वो भी एक कारण था कि एक नए रिलीजन का डिमांड, जब एक जगह एक सोसाइटी में डिफरेंट थॉट्स के लोग रहेंगे तो एक अलग अलग विचारधारा के लोग रहेंगे, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले रहेंगे, एक पर्टिकुलर जगह में जब ज्यादा भीड़ हो जाती है तो ठीक है, एक दूसरे के थॉट से मैच नहीं करता है, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन ए फॉलो करेगा तो सेकेंड वाला पर्टिकुलर रिलीजन बी फॉलो करेगा। थर्ड आपका जो ऑप्शन था कि कई सारी सिटीज उभर के आई, जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अलग अलग सिटीज बनेंगी, जैसे कि कौशाम्बी, कुशीनगर, वैशाली। तो ये जो पर्टिकुलर सिटीज हैं वो भी बेसिकली इन्हीं रीजन्स की सिटीज हैं। तो आप को रिलेशन करते हुए चलिए, देखिए को रिलेट करिएगा तो सारी चीजें अच्छे से याद आएंगी। जैसे बुद्धिज्म है अगर आपका, तो बुद्धिज्म में लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। ठीक है, तो लुम्बिनी और कुशीनगर में उनका डेथ हुआ। तो दोनों, लुम्बिनी इज नाउ इन नेपाल, कुशीनगर इज नाउ यूपी नियर गोरखपुर। सो अगर आप रिलेट करें तो
ये बहुत ही रिलेटेबल लगता है हर पॉइंट ऑफ व्यू से बुद्धिज्म के लिए, ठीक है। अब आपका चौथा पॉइंट आता है कि जो आपके नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट था इन दोनों रिलीजन्स का, वो बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। लोग वॉर से उब चुके थे, अब वॉर में नहीं जाना चाहते थे। जब वॉर नहीं होगा तो पीस बना रहेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छे से होगा। तो जो वैश्य क्लास था, जो कि बेसिकली दे आर बिजनेस डोमिनेशन, तो उनके लिए भी एक ये अपॉर्चुनिटी था। तो क्षत्रिय खुश थे ही, आपके वैश्य भी खुश हो गए। और इन दोनों का जो दोनों रिलीजन्स का जो कॉन्सेप्ट था कि सिंपल लिविंग, मतलब बहुत ही साधारण तरीके से रहना है, तो ये जो पुराने ख्यालात के लोग थे उन्हें भी बहुत ज्यादा आकर्षित किया, ठीक है। ये कुछ रीजन हो सकता है न्यू रिलीजन के उत्पत्ति के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये दिए गए ऑप्शंस में ये चारों ऑप्शंस सही हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, तो इतने डिटेल में अच्छे से समझ के हम लोग चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में दिए गए 3 ऑप्शंस में आपको सही बताना है विथ रिगार्ड टू इंडियन काउंसिल। फर्स्ट ऑप्शन इज इट वाज क्रिएटेड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। इंडिया काउंसिल जो है, इंडियन काउंसिल, इंडिया काउंसिल जो भी बोले आप, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 में क्रिएट किया गया। दूसरा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड सब ऑर्डिनेट टू काउंसिल ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन आपको समझ में आ गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते थे वो सब ऑर्डिनेट बनाए गए इंडियन काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत। थर्ड है, नो इंडियंस कैन हैड अ वॉइस इन द इंडियन काउंसिल। तो इनमें से आपको सही बताना है। आपको यहां भी ध्यान देते चलना है कि इज आर करेक्ट लिखा है या फिर इज आर इनकरेक्ट लिखा है। पहला ऑप्शन है 1 2, केवल पहला दूसरा। बी ऑप्शन इज 2 ओनली। 3 ऑप्शन इज सी ओनली। थर्ड ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज 3 ओनली। डी ऑप्शन इज 1 2 एंड 3। तो आपको जो है ऑप्शन जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन आपको क्या कहता है? सी ऑप्शन कहता है केवल तीसरा पॉइंट आपका सही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट सही है आपको। पहला इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत बनाया गया था, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल जो है वो क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसे आपको ध्यान देना है, 1858, ना कि ये सही है 1861 गलत है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद वायसराय नियुक्त हुए थे, क्राउन के हाथ में डायरेक्ट सत्ता चली गई थी। तो इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब क्राउन इंडिया को कैसे गवर्न करेंगे, तो वो एक काउंसिल का गठन किए जिसका नाम इंडिया काउंसिल हुआ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इंडियन काउंसिल वाज कंप्लीटली सबऑर्डिनेटेड टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु वाज हेड ऑफ द काउंसिल। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं था इंडियन काउंसिल का, लेकिन इंडियन काउंसिल जो है वो सबऑर्डिनेट था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, ठीक है, जो कि इस काउंसिल का हेड था। तो ये ऑप्शन बदल के दे दिया गया है। तीसरा आपका तो सही है ही कि नो इंडियन हैज अ वॉइस इन द इंडियन काउंसिल। तो शुरू में तो किसी को आजादी नहीं थी। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे था, अंडर द मुगल एम्परर रिजाइन आर्टिस्ट मिस्टर सैयद अली वॉज प्रेजेंट। इनमें से किस मुगल रिजीम के तहत जो आर्टिस्ट है मीर सैयद अली वो मौजूद थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। बी ऑप्शन आपका सही है, दैट इज बी ऑप्शन सेज अबाउट हुमायूं। हुमायूं प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस हो सकता है। मिस्टर सैयद अली एंड अब्दस अहमद समद was present in the court of Humayun and artist in the मुगल कोर्ट। ये कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्हें आपको एक्स्ट्रा में याद रखना होगा। मीर सैयद अली, अब्दस अहमद, ठीक है, ये हुमायूं के कोर्ट में थे। वो ईरान से मुगल कोर्ट में आए थे और अकम्पनिस्ड हुमायूं टू दिल्ली। वो हुमायूं के साथ दिल्ली में बस गए, ठीक है। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट इज द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। फर्स्ट ऑप्शन इज इट वाज सीन एज एलिमेंट्री पार्लियामेंट।
Second is Viceroy could disallow any of the act made by Legislative Council. Third is Indian nationalist opinion was represented in the council. इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? Option A says 1 and 2, option B says 2 and 3, option C says 1, 3 and D says 1, 2 and 3. तो बेसिकली D आपका सही है. D क्या कहता है आपका कि 1, 2 and 3. ये तीनों इनकरेक्ट है. ये तीनों इनकरेक्ट है, तो जो गलत होगा वो हमारा ऑप्शन होगा. मतलब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए ये ऑप्शन गलत है. इट वाज सीन एज एलिमेंट्री पार्लियामेंट. ठीक है, तो देखिए, द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल possessed no real power and should not be seen as a sort of elementary or weak parliament. ठीक है, उसके पास कोई इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल मतलब आपके जो राजवाड़े के लेजिस्लेटिव काउंसिल बने थे, इंपीरियल मतलब राजा राजवाड़ा, उनके पास रियल पावर नहीं थे. ठीक है, ऑप्शन स्टेटमेंट 2 सेज दैट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुड डिसअलाउ एनी ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट्स. ठीक है, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको मैंने अभी बताया कि वो हेड था, उसके अंदर सबऑर्डिनेट था आपका इंडियन काउंसिल. Third option is incorrect because Indian nationalist opinion was not represented in the Imperial Council, Imperial Legislative Council. ठीक है, इंडियन नेशनलिस्ट का जो ओपिनियन था, जो देश के नेशनलिस्ट लोग थे, उनका जो ओपिनियन था वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंट नहीं किया गया. फिफ्थ क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू बादशाहनामा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला है इट वॉज रिटन बाय अब्दुल हामिद लाहौरी. सेकेंड ऑप्शन इज इट गिव्स detailed account to region of Mughal empire Jahangir. Which of the statement above is correct? केवल एक, केवल दो, both 1 and 2. D option is neither 1 nor 2. So basically option A is correct. Option A says that only 1, मतलब it was written by Abdul Hamid Lahori. It give detailed account to regime of शाहजहां. ठीक है, ना कि जहांगीर, इसलिए ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है. बादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था और एम्परर शाहजहां के बारे में hearing of his talent commissioned him to write a history of his regime modeled on the Akbarnama. अकबरनामा अकबर के रिजीम में लिखा गया था. इसी के मद्देनजर रखते हुए शाहजहां ने अब्दुल हामिद लाहौरी को उसके टैलेंट के आधार पे अपॉइंट किया और अपना एक बादशाहनामा करके बुक लिखवाया अपने हिस्ट्री पे और अपने राजपाट के कार्य पे. द बादशाहनामा इज द ऑफिशियल हिस्ट्री इन 3 वॉल्यूम दफ्तर्स ऑफ 10 ल्यूनर ईयर ईच. ठीक है, Lahori wrote the first and second daftars comprising the first 2 decades of the emperor rule, that is from 1627 to 47, and these volumes were later revised by Saudul Khan. शाहजहां के वजीर थे सौदुल खान, और infirmities of old age prevented Lahori from proceeding with the 3rd decade, which was then chronologized by the historian Varys. ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल नॉलेज थे इसके रिलेटेड. चलिए छठा क्वेश्चन देखिए. कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन. ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, आपको नीचे दिए गए पर्सनालिटीज में से बताना है ये किसके लिए सुटेबल बैठता है. अगर उनके बारे में आप पढ़े होंगे तो इसे रिलेट करके आप तुरंत बता देंगे. ठीक है, चलिए डबल इनवर्टेड कॉमा में है, इसका मतलब ये एक बात संवाद है, स्टेटमेंट है. He played an important role in the rise of separatist tendency along the communal line. He laid the foundation of Muslim communalism and declared that the political interests of Hindu and Muslim were not same but divergent. तो यहाँ पे मुस्लिम हिंदू की एकता की बात नहीं की गई है. He preceded complete obedience to British rule and urged the Muslim not to listen to Bahadur Tayyab ji appeal to them to join the National Congress.
वो ब्रिटिश रूल के ऑब्लिगाइड थे, मतलब वो उनके प्रति झुकाव रखते थे, और उनने मुस्लिम्स को ये बोला कि बहादुरदीन तैयब जी के अपील को ना सुने, नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन ना करें। इनमें से किस पर्सनालिटी को ये स्टेटमेंट सूट करता है? नवाब मोहसिन उल मुल्क, आगा खान, सैयद अहमद खान एंड नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। तो ऑप्शन जो है सी सही है, सी है सैयद अहमद खान। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान जो थे, इन द रेज ऑफ सेपरेटिस्ट टेंडेंसी अलोंग द कम्युनल लाइन, सर सैयद अहमद खान प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, थ्रू ए ग्रेट एजुकेशनलिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर, सैयद अहमद खान became towards the end of his life a conservative in politics. He laid the foundation of Muslim communism in 1880s. He gave up his early view and declared that the political interests of Hindu and Muslims were not the same but the different and even divergent. He also praised the complete obedience to British rule. When the Indian National Congress was founded in 1885, he decided to oppose it and tried to organize along with Raja Shiv Prasad of Varanasi a movement of loyal to British rule. तो जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की गठन की गई, उस समय उसने बनारस के राजा शिव प्रसाद जी के साथ ब्रिटिश के प्रति लॉयल्टी दिखाने के लिए एक मुहिम चालू की। He also began to perceive that since the Hindus formed a large part of the Indian population, they would dominate the Muslim in case of weakening or withdrawal of British rule. He urged the Muslim not to listen to Bardin Tayyab ji, appeal to them to join the Indian National Congress. तो वही सारी बातें हैं जो स्टेटमेंट में लिखी गई थी। सातवां क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन। तो ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन जो था उसके बारे में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। Great tradition emanated from dominant social categories like priests and rulers. Little tradition referred to the great tradition tailored according to the regional and the village condition. Which of the above statement is correct? Only 1, 2, both 1 and 2, neither 1 or 2. So C is correct. C says both 1 and 2. ठीक है? Little and great tradition. The term great and little tradition was coined by socialist named Robert Redfield in 20th century to describe the cultural practice of the present society. He founded that the peasant observed rituals and customs that emanated from dominant social categories including priests and rulers. He classified them as a great tradition. Second is that the great tradition consists of traditional contained in epics like Puran and other classical Sanskrit work. At the same time, peasants followed local practices that does not necessarily correspond with those of the great tradition. This has included them with the category of little tradition. The carry of the little tradition include storytellers, poet, saints, etc. Simple सी बात है। आठवां क्वेश्चन, which of the following are the features of तिलक्स होम रूल मूवमेंट? होम रूल मूवमेंट में दो लोग फेमस थे, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। तो उनके रिगार्डिंग तिलक्स होम रूल मूवमेंट का ऑप्शंस कुछ दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है, वन ऑफ दिस इट्स एम वाज फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। सेकेंड इज ही ओपनड कोऑपरेटिव स्टोर्स ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट। Third is he founded the first Home Rule League in Bombay. Fourth is this movement was merged in Gandhi's non-corporation movement later. तो होम रूल मूवमेंट बाद में एनसीएम जो गांधी 1921 में मर्ज कर दिया गया। Select the correct answer using the code. For A option is 1 and 4, B is 2 and 3, third is 1, 2 and 3 only, D is 1, 2, 3 and 4. So basically it is A is the correct. A says that 1 and 4 मतलब it was aimed the formation of linguistic state, and fourth is that national corporation movement में उनका मर्जन हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट ही ओपन कोऑपरेटिव स्टोर्स एंड हेडेड द स्वदेशी वस्तु परिचय सभा, मतलब अपने देश से बना हुआ सामान उसका एक कोऑपरेटिव स्टोर खोला और उसका नाम रखा स्वदेशी वस्तु परिचय सभा, मतलब अपने देश का सामान खरीदने वाली एक सभा का नाम।
Statement 3 is incorrect because he founded the first league in Pune और पूना। अब देखिए तिलक्स होम रूल मूवमेंट जो था वो अप्रैल 1916 में सेटअप किया गया एंड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू महाराष्ट्र, और उसमें भी बॉम्बे सिटी को इंक्लूड नहीं किया गया था, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिहार। He had 6 branches and that included Swaraj, formation of linguistic state, education in the vernacular language। तो ये कुछ उनके डिमांड्स थे। और वहीं मिस एनी बेसेंट का जो लीग था वो सितंबर 1916 में सेटअप किया गया, ये अप्रैल में। तो क्रोनोलॉजी में तिलक्स होम रूल मूवमेंट पहले आता है, फिर एनी बेसेंट लीग आता है, ठीक है। ये पहले फिर ये सेकंड में, ठीक है, क्योंकि ये अप्रैल में सेटअप हुआ और ये सितंबर 1916, ठीक है। मिस एनी बेसेंट का जो लीग है वो मद्रास में सेटअप किया गया है एंड कवर्ड दैट रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। It has 200 branches and was loosely organized as compared to Tilak's League. And later, Tilak's League was merged into Gandhi's non-cooperation movement. ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपको दिया गया है विजयनगर अंपायर से रिलेटेड कि हरिहरा और बुका was founder of the विजयनगर अंपायर। They were the contemporary of the Muhammad bin Tughlaq। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल एक, दो या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन सही है कि मतलब इनमें से दोनों सही है, बोथ 1 and 2। हरिहरा एंड बुका was founder of Vijayanagara Empire in 1336. Year is important. They made Hampi as the capital city and Muhammad bin Tughlaq was the Sultanate of Delhi from 1325 to 51 and was contemporary to हरिहरा एंड बुका। इन दोनों को हरिहरा एंड बुका वर नोबल ऑफ Kartika kingdom of Warangal. They were to Kempli when Warangal was defeated by Sultanate of Delhi. When Muhammad bin Tughlaq invaded Kempli to give shelter to Muslim rebels, he brought Hariara and Buka to Delhi as his prisoner and converted them to Islam. Later they returned to Hindu, folded at the initiative of the saint Vidya Narayan. They also proclaimed their independence and founded a new city on the south bank of Tungabhadra river and it was called Vijayanagar, means city of victory। विजयनगर means city of victory। तो ये कुछ उससे विजयनगर किंगडम से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री थी। 10वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। विथ रेफरेंस टू सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। British followed a policy of non-interference in the social culture life till the early 19th century। मतलब उन्हें सोशल और कल्चरल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना था। The conservative respected Indian philosophy and were against introduction of Western idea and practices. Which of this above statement is correct? Only 1, 2, both 1 and 2, neither 1 or 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मतलब केवल 1। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है क्योंकि द कंजर्वेटिव रिस्पेक्टेड इंडियन फिलोसफी बट ऑल्सो रियलाइज दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। However, they proposed to introduce them very cautiously and gradually। Social and cultural policy of British। अब 1880 till 1813 they also followed a policy of non-interference in the religious and social and cultural life of the country, but after 1813 they took active step to transform Indian society and culture। The older attitude known as conservative or traditional attitude maintained that Indian civilization were different from European civilization but were not necessarily inferior to it। तो ये तो बात सही है आपकी। Many of them respected and admired Indian philosophy and culture, realizing that it might be necessary to introduce some Western ideas and practices, they proposed to introduce them very cautiously and gradually। तो धीरे धीरे उन्होंने कुछ वेस्टर्न आइडियाज को इंडियन फिलोसफी, इंडियन आइडिया में इंप्लीमेंट करना शुरू किया। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको कोर्स अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है ये कोर्स कंटिन्यू रखते हैं
और आपको मॉक टेस्ट 2 जल्दी मिलेगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।